हाँ मित्रों, आप सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग जून 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आप लोगों के साथ मैं अभी आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप आंसर सही थी सुन लो। मित्रों, 1991 से जो जापान था, जापान लीडिंग क्रेडिटर था, ठीक है, पूरे पूरे वर्ल्ड में, यानी अक्रॉस द ग्लोब। तो यानी कि 1991 से लेके अभी तक 2025 में इसको जर्मनी ने डिफीट कर दिया है। अब क्या होता है, अब लीडिंग क्रेडिटर से क्या मतलब है मित्रों? 1991 से लेके अभी तक यानी 2025 तक जापान के पास नेट एक्सटर्नल एसेट्स कितने थे? 533.05 ट्रिलियन जापानीज एन, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग जापानीज एन बोलते हैं। अब हम लोग जापानीज करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 34 साल तक तो यही सबसे ज्यादा क्रेडिटर था ना, लीडिंग क्रेडिटर। तो जो बाकी देशों से हम उसके करेंसी को कंपेयर करेंगे तो जापानीज एन से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मित्रों, इस तरह से जर्मनी जर्मनी जो कि जापान को डिफीट करके अब वर्ल्ड लीडिंग क्रेडिटर बन गया है, तो उसकी जो नेट एक्सटर्नल एसेट है 569.7 ट्रिलियन जापानीज एन, ठीक है, जापानीज एन। आई बात समझ में? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ओवरटेकन जापान एज द वर्ल्ड लीडिंग क्रेडिटर नेशन आफ्टर 34 ईयर। तो आप आंसर करोगे जर्मनी। अब कैसे होगा वो बेसिक बात मैंने आपको बता दिया कि जो नेट एक्सटर्नल एसेट्स था जापान के पास वो कम हो गया, अब जो नेट एक्सटर्नल एसेट्स है वो जर्मनी के पास ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों, आपसे क्वेश्चन इसमें दो तीन तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अल्फा जीनोम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। अल्फा जीनोम तो एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको बात आप ध्यान रखना है। अब आपसे दूसरी तरह से इसी को कैसे पूछा जा सकता है कि गूगल डीप माइंड ने अभी एक नया आर्टिफिशियल टूल को लॉन्च किया है, जो कि यह बताएगा कि डीएनए चेंजेज, अगर डीएनए चेंज होते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पे कैसे असर डालते हैं। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपको बताना है, तो अल्फा जीनोम आप आंसर करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि गूगल डीप माइंड ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को लॉन्च किया है जिसका नाम है अल्फा जीनोम, और यह बताएगी कि अगर अगर डीएनए चेंजेज होते हैं तो हमारे शरीर के हेल्थ पे क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में बताएगा अल्फा जीनोम, जो कि एक एआई टूल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, डब्ल्यूएचओ का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जून माह में डब्ल्यूएचओ ने एक एम पावर फ्रेमवर्क करके लॉन्च किया है। द डब्ल्यूएचओ हैज इंट्रोड्यूस्ड द एम पावर फ्रेमवर्क। अब एम पावर फ्रेमवर्क क्या करती है भाई? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चीज लॉन्च किया है तो किसी पर्पस के लिए ही करती होगी ना। तो एक एम पावर क्या करता है कि जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज है, तो उनके यहाँ टोबैको, तंबाकू जो है, जिससे खाने से बीमारी होती है, कैंसर भी होती है, तो उनके डिमांड को कैसे कम किया जाए, ये एम्पावर बताएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीपीआईपी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मित्रों, ये करंट अफेयर है, तो ये नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद नहीं पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन 4 5 साल के बाद भी पूछे जा सकते हैं। अब डीपीआईपी का मतलब क्या होता है? डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये आपको ऐसे एब्रीवेशन में भी पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो डीपीआईपी का मतलब क्या हुआ? डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है? ये आपको मित्रों एक प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई और भारत की जो अन्य बैंक हैं उन्होंने मिलके इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि आए दिनों डिजिटल पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडें हो रही है, उनको एक कॉम्बैट करने के लिए, इनको रोकने के लिए डीपीआईपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसका पूरा नाम है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मित्रों, सलखान फॉसिल पार्क्स। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन समझे। जैसे सलखान फॉसिल पार्क्स जून में ये चर्चा में आई, क्यों? क्योंकि यूनेस्को ने अभी हाल में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज की जो टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें इसको नामित किया गया। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सलखान फॉसिल पार्क्स को लिया गया है, यानी लिस्ट किया गया है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य में है? तो ये यूपी में है। अगर यूपी स्टेट का एग्जाम होगा तो वहां से पूछ लेंगे सीधे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये सोनभद्र आपके मिर्जापुर के आसपास लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, बिहार राज्य को पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिला है, ठीक है। बिहार राज्य को पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिला है, ठीक है। और एक किस किस मिशन के अंदर मिला है? तो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंदर मिला है। ध्यान से सुनना है,
बिहार को अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिला है और किस मिशन के अंदर मिला है, तो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। इस प्लांट की कैपेसिटी 2000 मेगावाट होने वाली है और ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है, तो बिहार में एक नवादा करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है, जो कि नवादा के, अगर स्पेसिफिक जगह की बात पूछी जाए तो रजौली में है। ठीक है, अगला गेम से रिलेटेड है। मित्रों, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गेम में वैसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और वहाँ पे इंडिया के कितने मेडल्स आए हैं, ठीक है, ये ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरी बात, उस गेम में इंडिया इंडिया की पोजीशन कौन सी रही, और अगर इंडिया टॉप पे नहीं रहा तो उस गेम में टॉप पे कौन रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मित्रों, अभी जून में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जो कि साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया था, और इंडिया की पोजीशन इसमें सेकंड रही, क्योंकि इंडिया ने 24 मेडल प्राप्त किए थे, जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल उसके नाम था, और पहला पोजीशन चाइना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभांशु शुक्ला का है। ठीक है, यही शुभांशु शुक्ला है जो कि ISS में गए थे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। मित्रों, तो शुभांशु शुक्ला की बात करें तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये पहले ऐसे इंडियन हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना पाँव रखा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पेस में कदम रखने वाला, स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति भारत की तरफ से कौन है, तो राकेश शर्मा, जो कि आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी उनकी वीडियो शॉर्ट्स में आती है, जिससे हमारी तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे बात करती है। और अभी जो ये गए थे शुभांशु शुक्ला, इनसे भी अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी थी। ठीक है, तो स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मित्रों, लद्दाख हमारे देश का एक यूटी है। ठीक है, और यूटी कैसा है, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल रेगुलेशन रूल 2025 ये बना, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि वहाँ पे जो टोटल सीट रिजर्व है उसका 1/3 महिलाओं के लिए होना चाहिए। और यह जो रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल जो आया है, इससे पहले किसका किसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1997 का बोल सकते हैं कि एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रॉ का है। मित्रों, रॉ का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, जो भारत की एक इंटेलिजेंस यूनिट है। ओके, तो इसके जो अभी चीफ बनाए गए हैं जो अपना कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, और 1 जुलाई 2027 को फिर नए नए चीफ का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो अभी 2 साल के लिए पराग जैन को रॉ का चीफ बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बुक्स एंड अथर से है। मित्रों, शिखर धवन जिसे हम गब्बर के भी नाम से जानते हैं, उनका निकनेम गब्बर है। तो उन्होंने पहली दफ़ा एक किताब लिखी है, और एक किताब क्या है उनका, मेमोयर है। अब मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, इन तीनों चीज़ में फ़र्क होता है। बायोग्राफी क्या होता है, जो जैसे मान लो कि मैं हूँ, अब मेरे बारे में कोई मेरी ज़िंदगी के बारे में लिख दिया तो वो बायोग्राफी हुई। ऑटोबायोग्राफी क्या हुई, जो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिख रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी। और मेमोयर का भी मतलब लगभग इसी तरह से है, यानी कि जो मेरी ज़िंदगी में जो घटना घटित हुई और मेरे मेमोरी में जो है उसको मैं लिख दिया, उसे मेमोयर बोलते हैं। तो शिखर धवन ने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो इसके अथर कौन हो गए, शिखर धवन। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तब से डेवलपमेंट के काम लगातार हुए जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है, ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ते जा रहा है। जितनी राशि हमको मिलती है बनाने के लिए, उस राशि में लगभग बहुत सारे पैसे और ठेकेदार वगैरह खा लेते हैं। तो इंडिया में पहली बार वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है, मतलब हाईवे पे। अभी तक हाईवे पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं बना था, तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है हाईवे पे। तो कौन सा हाईवे है, तो दिल्ली मुंबई हाईवे है, और यह कौन सी जगह के आसपास है, तो रणथंभौर राजस्थान। ठीक है, याद रखना, इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ बना है, तो रणथंभौर में। और अगर जगह की पूछा जाए कि भाई किस जगह पे बना है, तो दिल्ली मुंबई हाईवे पे बना है, जो कि रणथंभौर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत जेन का मतलब भारत जनरेशन। ठीक है, और ये भारत जेन डेवलप किया गया है हमारे देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, भारत जेन डेवलप्ड बाई IIT बॉम्बे। ठीक है, अब यह क्या है,
ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये भारत जन क्या है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि हमारे देश की ही निर्मित है, यानी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड है। ये भारत जन क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है, और ये क्या करता है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो एक तरह से ये एआई का काम करता है, ठीक है। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगली क्वेश्चन मित्रों, हीमोफिलिया ए क्या होता है। तो हीमोफिलिया ए क्या होता है, जो आपको बताएगा कि जैसे कि हमारी अगर कोई चीज़ हमारे शरीर में कट जाती है तो खून निकलने लगता है, तो खून निकलने लगता है तो क्लॉट होता है या नहीं। अगर आपके शरीर में विटामिन के है तो जो खून बहने वाला है वो अचानक वो रक्त का थक्का लग के वो बंद हो जाएगा। तो हीमोफिलिया ए क्या है, हीमोफिलिया ए में क्या होता है कि जब खून एक एक तरह से हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि ये आपको जनरेशन वाइज बढ़ते चला जाता है। हेरिडेटरी का मतलब अनुवांशिकी, यानी कि आपके बाप दादा को है तो आपको भी होगा। तो एक हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो कि किनके कारण होता है, तो हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर 8 इसकी अगर कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो तो हीमोफिलिया ए जिनके पास होगा तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह का एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 8, याद रखना, क्लॉटिंग फैक्टर 8 के कारण होता है। और जब यह किसी को होगा तो एक बार कट लगने के बाद लगातार खून बहते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, एलन मस्क का नाम हर किसी ने सुना होगा। एलन मस्क को आजकल आजकल हर चीज़ों में घुसने की आदत लग गई है। तो हमारी जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे हो गया व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट। वीचैट क्या होता है, मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अब एलन मस्क ने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जो कि compete करेगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट को। और मैं बताना भूल गया कि इनके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो एक्स चैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ महीने पहले मित्रों बांग्लादेश में सरकार में काफ़ी सरकार बदलने के न्यूज आया था, जिसमें वहाँ की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनको देश से बाहर भी निकाल दिया गया था और उनके घर में पड़े सामानों को लूट लिया गया था, और हिंदुओं पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया था। यहाँ तक कि इस्कॉन टेम्पल जो कभी किसी टाइम में उनको खाना खिलाया था, वहाँ पे उन्होंने भी अटैक कर दिया था। तो इंटरनेशनल दबाव काफ़ी ज़्यादा था। उस इंटरनेशनल दबाव से बचने के लिए बांग्लादेश ने वहाँ की जो बैंक नोट्स है, तो पहले वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का फोटो हुआ करता था, उनको उन्होंने हिंदू हिंदू गॉड, बुद्धिस्ट टेम्पल और कुछ जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है उनसे रिप्लेस कर दिया है। अगला क्वेश्चन डे से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट डे मित्रों। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी यूएनजी के द्वारा। यूएनजी का मतलब कि यूनाइटेड जनरल असेंबली, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, और 1945 में ये बना था, ठीक है। और जो पहली बार जो इसका नेतृत्व किया गया था वो किस देश के द्वारा किया गया था, तो तुर्कमेनिस्तान, स्पीयर हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मित्रों, यूएनजीए का अभी मैंने बताया, यूएनजीए का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो मित्रों, जो अभी 80वीं यूनाइटेड जनरल असेंबली की जो बैठक हुई थी, 80वें सेशन की, यानी 80th सेशन की जो बैठक हुई थी यूएनजीए की, तो उसमें जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो एनालेना बेयरबॉक, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अभी यूएनजीए की जो 80th सेशन की जो बैठक हुई थी, तो उसमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने, नाम रखोगे आप एनालेना बेयरबॉक। अगला क्वेश्चन आईपीएल से है, तो सबको ऐसे ही पता होगा मित्रों, आईपीएल 2008 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 2008 में पहला इसका एडिशन था, तो 2025 में खेला गया, यानी कि ये 18 एडिशन था, जिसको हम टाटा आईपीएल 2025 के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल टीम 10 थी। फाइनल आरसीबी और पंजाब किंग्स के द्वारा पंजाब किंग्स में खेला गया, जिसमें आरसीबी पहली दफा विनर बन के आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट डेज जैसे है, एमएसएमई। मित्रों, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो कि हर साल जून 27 को मनाया जाता है, और इस बार जो जून 27 को ये मनाया गया, तो इनको लीड किया गया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लीड किया गया। इसकी थीम की बात करें तो अपनी बार का थीम था इनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। और मित्रों, आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, जैसे कृषि कृषि अभी भी जो पहला पहला जो सोर्स है जिसका सबसे ज़्यादा इनकम होता है
देश की बात कर रहा हूँ तो एग्रीकल्चर है। और उसके बाद अगर जो सेकेंड ज़्यादा एम्प्लॉय है किसी चीज़ में, यानी कि एम्प्लॉयर है, तो एमएसएमई है। ठीक है, तो एमएसएमई को हल्के में मत लेना। अगला क्वेश्चन रैंकिंग से। मित्रों, मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया 2020 से 2025 की रिपोर्ट, ठीक है, कंडक्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, तो इसमें रैंकिंग जो पहले नंबर की रैंकिंग थी वो केरला, दूसरे नंबर की कर्नाटका, तीसरे नंबर की पंजाब और चौथे नंबर की हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही 2020 से 2025 का एक रिपोर्ट आया जिसमें नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज को उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट इवेल्युएशन के आधार पे रैंकिंग दी गई। तो उसमें केरला को पहला रैंक मिला, कर्नाटका को दूसरा, पंजाब को तीसरा और हिमाचल प्रदेश को चौथा। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 22 आपको लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड है। तो एक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी होता है, लिथियम आयन बैटरी होता है, तो इसमें बेसिकली किन चीज़ों से बनी होती है? लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज। ठीक है, अब ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी का क्या काम करना है? जैसे कि मान लो ये लिथियम आयन बैटरी खराब हो गई, डेड हो गई, तो इनसे हम लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी के बारे में हमको जानना होता है, पढ़ना होता है, और जिस मेथड से इसको हम निकालते हैं उसी को ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, प्रगति। ठीक है, पहली बात तो समझो कि प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह 2015 में यह 2015 में लॉन्च करी गई और यह दोनों सेंट्रल और स्टेट लेवल प्रोग्राम को कवर करता है। ठीक है, प्रगति। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रगति को लॉन्च कब किया गया? 2015। यह मतलब कहाँ कहाँ के प्रोग्राम को कवर करता है? तो दोनों, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों को। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? क्योंकि फुल फॉर्म देखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन, सीआईपी। मित्रों, सीआईपी का मतलब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, आई से स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। सीआईपी लिखा है, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सी से नहीं आई से होगा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, तो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है वो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशिया रीजनल सेंटर बनाने की अनुमति दे दिया है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशियन रीजनल सेंटर को बनाने का अनुमति दे दिया गया है, और वो कहाँ बनेगा? आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 25। मित्रों, अमित शाह ने अभी हाल में ही एक बुक को रिलीज किया गया है, जिसमें हमारे मोदी साहब, जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी काल में क्या क्या किया उसका एक समरी को उन्होंने दिखाया है कि इमरजेंसी के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या काम किए, इसके बारे में बताया गया है। और बुक का नाम है द इमरजेंसी डायरीज, और रिलीज किया गया अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, आजकल मोटापे की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। ठीक है, तो एक नो नोवर्डिस्क एक डेनिश फार्मा कंपनी है जो कि एक दवा को लॉन्च किया गया है, और उस दवा का नाम है वी गोवी। और यह दवा इंडिया में लॉन्च की गई है। भाई, किस लिए लॉन्च की गई है? ताकि ये खाए आप और अपनी वजन को कम करे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे, कि नो नॉर्डिस्क कहाँ की कंपनी है? तो डानिश की फार्मा कंपनी है। ठीक है, इसने भारत में कौन सी दवा लॉन्च की है? तो वी गोवी। किस लिए लॉन्च की है? तो वेट लॉस करने के लिए, यानी हमारे शरीर में जो वजन बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। मित्रों, ओआईसी का मतलब क्या होता है? ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इसकी मित्रों बात करें तो ये बना कब था? 1969 में बना था। ठीक है, 1969 में बना था। और अब कहाँ बना था? तो मोरक्को में। अब मैं तो ध्यान रखना है, इसकी जो हेड क्वार्टर है वो मोरक्को में ना होकर जेड्डा में है, जो कि सऊदी अरबिया में है। इसमें टोटल 57 मेंबर है, और इनका काम क्या करना है कि जो इस्लामिक वैल्यू है उनको बचाना, शांति को फैलाना और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। मित्रों, अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट को लॉन्च किया है, जो कि कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में। और किस मिशन के अंतर्गत? तो
इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। तो अडानी ग्रुप ने रिसेंटली इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट को कच्छ गुजरात में लगाया है। अब मित्रों, आप लोगों में से कोई किन मित्रों को डाउट होगा कि ऑफ ग्रिड का मतलब क्या होता है। तो ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि नेशनल जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उससे कनेक्टेड ना होके ये अपना एक इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेट करते हैं। और सोर्स कौन सा होता है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो ऑफ ग्रिड का मतलब आप समझ गए। अडानी ग्रुप ने हाल में ही इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट को कच्छ गुजरात में लॉन्च किया गया है। और एक की भारत सरकार की कौन सी मिशन है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। मित्रों, मिस वर्ल्ड हर साल बदलते रहती है, और जो पिछला पिछला जो मिस वर्ल्ड होती है, यानी कि जो पिछले साल की होती है, वही उनको ताज पहनाती है जो इस साल जीत के आते हैं। तो 2024 को जो मिस वर्ल्ड था, क्रिस्टीना साइकोवा। तो क्रिस्टीना साइकोवा ने 2025 में ओपल सुचाता चुआंगश्री को 2025 का टाइटल जो मिलता है, जो सर पे पहनाया जाता है, उसको पहनाया। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 का जो मिस वर्ल्ड कौन बनी, तो आप नाम लोगे ओपल सुचाता चुंगश्री। ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? 72nd, यानी कि 72वीं। और ये कहाँ पे हेल्ड किया गया? आयोजन इसका हैदराबाद में किया गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी है। जो आखिरी बार मिस वर्ल्ड बनी थी वो मानुषी छिल्लर थी। ठीक है। जिनकी अभी मूवी भी आई है राजकुमार राव के साथ। मित्रों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, कोई और मंथ की करंट अफेयर होगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।